नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर होते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उन्हें चुनने के लिए हम और आप यानी कि आम नागरिक वोट क्यों नहीं डालते? अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए, ये चुनाव ये कोई सीधी साधी वोटिंग नहीं है। ये तो उससे कई ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी अनोखी प्रक्रिया की एक-एक परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है ना, कि अगर हम एक लोकतंत्र हैं, तो फिर देश के राष्ट्रपति के लिए सीधे वोट क्यों नहीं दिए जाते? इस सवाल का जवाब ही असल में इस पूरी चुनावी प्रणाली के डिजाइन की वजह है। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सबसे ऊंचे पद की रेस में आखिर शामिल कौन हो सकता है। मतलब उम्मीदवार बनने के लिए शर्तें क्या-क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक शर्तें हैं जो काफी सीधी हैं, जैसे कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता रखता हो। ये तो हो गई एकदम शुरुआती बात। अब आता है वो नियम जो इस चुनाव को बाकी चुनावों से एकदम अलग बना देता है। हर उम्मीदवार को अपने नॉमिनेशन के लिए 50 सांसदों या विधायकों का सपोर्ट चाहिए होता है जो उनके नाम का प्रस्ताव रखें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 50 और सांसद या विधायक चाहिए जो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मतलब साफ है, ये पक्का करना कि मैदान में सिर्फ वही लोग उतरे जिनके पास पहले से ही एक अच्छा खासा राजनीतिक समर्थन हो। मजे की बात यह है कि ये नियम हमेशा से इतना सख्त नहीं था। सोचिए, 1974 में सिर्फ 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की जरूरत होती थी। लेकिन फिर महसूस हुआ कि इसे और मजबूत करना जरूरी है, तो 1997 में ये संख्या बढ़ाकर 50-50 कर दी गई। मकसद पहले भी वही था और आज भी वही है, इस चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को बनाए रखना। ठीक है, तो उम्मीदवार कौन होगा ये तो समझ आ गया। अब अगला सवाल, इनके लिए वोट कौन डालेगा? तो जवाब है आम जनता नहीं, बल्कि एक खास ग्रुप जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। असल में सारी शक्ति इन्हीं लोगों के हाथ में होती है। तो सवाल उठता है कि इस खास इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन-कौन है? सीधी सी बात है, इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, यानी कि एमएलएज। हाँ, एक बात पर गौर करना जरूरी है, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं ना, या फिर हम जैसे आम नागरिक, वो इसमें वोट नहीं कर सकते। आपको अंदाजा देने के लिए 2022 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उस इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 4,809 सदस्य थे। इसमें सांसद और विधायक सब शामिल थे। अब हम इस प्रक्रिया के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। वो ये कि हर एक वोट की कीमत बराबर नहीं होती, और यही चीज इस चुनाव को सबसे अलग बनाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट की वैल्यू और अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए के वोट की वैल्यू एक जैसी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी एमएलए के वोट की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। इसके लिए 1971 की जनगणना का डेटा इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए ताकि जिन राज्यों ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने में मेहनत की है, उन्हें चुनावी तौर पर कोई नुकसान न हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के एमएलएस की संख्या से डिवाइड करो और फिर जो नतीजा आए उसे 1000 से डिवाइड कर दो। अब इस फॉर्मूले का असर असल में कैसा दिखता है वो देखते हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य, वहां एक एमएलए के वोट की कीमत है 208। और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, छोटा राज्य, वहां एक एमएलए के वोट की वैल्यू सिर्फ 8 है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। और यही विशाल अंतर ये पक्का करता है कि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से वजन मिले। अच्छा, अब आते हैं सांसदों के वोट पर। यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। इसमें क्या करते हैं कि पहले देश के सारे एमएलएज के वोटों की जो टोटल वैल्यू है उसे जोड़ लेते हैं। फिर उस टोटल को देश के सभी चुने हुए सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। इस कैलकुलेशन के बाद एक सांसद के वोट की एक फिक्स्ड वैल्यू निकलकर आती है, और वो है 700। एमएलएज के वोटों से अलग, चाहे कोई सांसद किसी भी राज्य से क्यों न हो, उसके वोट की कीमत 700 ही रहेगी। तो ठीक है, अब हमारे पास हर वोट की वैल्यू है, पर जीत का फैसला होता कैसे है? चलिए अब उस मैजिक नंबर का पता लगाते हैं जिसे पार करते ही कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है।
और यहीं इस सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। जब देश के सारे एमएलएस के वोटों की टोटल वैल्यू को जोड़ा जाता है तो वो देश के सभी सांसदों की टोटल वोट वैल्यू के लगभग बराबर निकलती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर का एक बेहतरीन बैलेंस है, मतलब किसी एक का पलड़ा भारी नहीं है। तो जब हम सभी सांसदों और सभी विधायकों के वोटों को मिला देते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज की कुल वोट वैल्यू होती है 10,86,431 और जीतने के लिए उम्मीदवार को इस टोटल वैल्यू का 50% प्लस 1 वोट हासिल करना होता है, यानी 5,43,216 वोट। बस यही है वो जादुई नंबर जिसे पार करना होता है। तो एक बार जब विजेता का नाम तय हो जाता है तो राष्ट्रपति बनने का जो पूरा सफर है वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के चीफ जस्टिस के सामने अपने पद की शपथ लेते हैं और इसी के साथ उनका कार्यकाल ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी कहानी। एक ऐसा सिस्टम जो शक्ति संतुलन और हमारे संघीय ढांचे दोनों का सम्मान करता है। और ये पूरी बात हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है, क्या ये जटिल इनडायरेक्ट चुनाव जिसमें आम नागरिक सीधे हिस्सा नहीं लेते एक सीधी वोटिंग प्रणाली से बेहतर है? इस पर सोचने की जरूरत है। आपकी क्या राय है?